नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे डाटा हैंडलिंग सांख्यिकी के बारे में, और सांख्यिकी के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल से देखा है। ठीक है, हम लोगों ने समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था माध्यिका से रिलेटेड, और उसके बाद में बहुलक। मैं फिर से बता देता हूँ, समांतर माध्य एक औसती होता है, तो औसत के जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं तो वो सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इवन जब माध्यिका की बात आती है तो माध्यिका में सिंपल फ्रैक्शनों का माध्यिका निकालना बहुत ईजी है। असतत है तो सबसे पहले सीएफ ज्ञात करते थे, फिर सीएफ का आधा करते थे, लास्ट सीएफ का आधा करके उसके सामने एक्स का जो मान होता था वही अपना माध्यिका। और यदि सतत के बारे में आ जाए तब माध्यिका में मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, लोअर लिमिट। तो ये डायरेक्ट सतत के लिए ध्यान रखना, सतत के लिए हम लोगों ने जो माध्यिका का फॉर्मूला लिखाया है, ठीक है, ये जो माध्यिका का फॉर्मूला लिखवाया था वो ये आपको याद होना चाहिए। लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस ऑफ सी एफ ज़ीरो अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ठीक है, ये हम लोगों ने माध्यिका का फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, और उसी के साथ में एक जो बहुलक का फॉर्मूला लिखवाया था वो भी ध्यान रख लेना भाई। जब सतत बारंबारता बंटन हो और बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक का फॉर्मूला भी ध्यान रखना। क्या था बताइए? वही लोअर लिमिट प्लस यहाँ पर f1 माइनस ऑफ f0 था, बट्टा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू इंटरवल। ठीक है, ये भी एक बहुलक का फॉर्मूला था। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रख लेना। ठीक है, माध्यिका और बहुलक का जब सतत बारंबारता बंटन हो तो उस समय ये फॉर्मूला रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक तो किसी को? ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोगों ने माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड भी सभी वैराइटीज के क्वेश्चंस देख लिए थे। यदि क्वेश्चंस में कभी बहुलक देकर आपसे ये फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ अन्य फ्रीक्वेंसी भी पूछे तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अपन लोग एक क्वेश्चन से मेरे पास जो पिछली बार सीटेट सेकंड लेवल में प्रश्न आया था। हालांकि आंसर उसका गलत था परंतु जो क्वेश्चंस एग्जाम में आया था ना उसी प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ। ये जो आया था आपके सीटेट का जो पेपर था सेकंड, सीटेट सेकंड पेपर दिसंबर 2019 को, सीटेट सेकंड पेपर दिसंबर 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। मेरे पास पेपर है, मैं वहीं से एज इट इज आप लोगों को ये प्रश्न लिखवाता हूँ। देखो प्रश्न क्या था? निम्न आंकड़ों के लिए प्रश्न था, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक बहुलक और परिसर, ये तीनों शब्दों के बारे में मैंने बात की थी, याद करिए। परिसर का माध्य क्या होगा? का माध्य क्या है? ठीक है, इसका माध्य क्या है? ठीक है, आंकड़े क्या है वो भी लिख लेते हैं सर। 11, 25, 0, 8, फिर 25, फिर 30, फिर 44, फिर 50, ये 30, ये 18, ये 20, ये 17, 11, 9, 24, 25 और 29। इसके जो ऑप्शंस हैं
वो भी मैं लिख लेता हूँ, हालांकि इसमें से आंसर तो नहीं आएगा, बट फिर भी आप लोग करना, आप अपने प्रोसेस से करिएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं, 31, 32, 33, 34। प्रश्न है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। सबसे पहले तो इन आंकड़ों का आपको माध्यक ज्ञात करना। माध्यक मतलब माध्यिका, बहुलक मतलब मोड, और परिसर मतलब रेंज। सभी रेंज निकाल दीजिए, फिर इन तीनों डाटा को लेकर आप उसका माध्य निकाल दीजिए। सबसे पहले माध्य कैसे ज्ञात करेंगे सर? माध्य हम लोग क्या करते हैं बताओ? माध्य के लिए हम प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले तो सर 0 आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 के बाद में मुझे ये बताओ, अच्छा जो लिख देते ना उसको काट देते ताकि पता रहे कि हमने रिपीट नहीं हो जाए। 0, 0 के बाद में सर 8 आएगा, तो 8 लिख दीजिए। 8 के बाद 11 आएगा सर, ये 8 और 8 के बाद 11, और कहीं पर भी 11 है ये पढ़ा। अच्छा सॉरी 9 भी तो है सर, पहले 8 के बाद में 9 और फिर 11 और फिर 11 आएगा, ठीक है। फिर 11, 11 2 बार आ जाएगा, ठीक है। 11 आ गया। 11 के बाद में मुझे ये बताओ कौन सा आएगा सर? 11 के बाद में 17, क्या आ जाएगा अपना? 17 आ जाएगा। 17 के बाद में सर 18, तो ये लिख दिया 18। 17 के बाद में 18, 18 के बाद में 20, तो ये लिख लेते हैं 20। 18 के बाद में 20। 20 के बाद के अंदर देखेंगे आप लोग तो सर 24, 25 आ रहे हैं। तो सर ये 24 और ये 25, ये 24 और ये 25, लेकिन 25 एक ये पड़ा हुआ देखो, एक 25 ये पड़ा, 2 बार 25 है, तो और 25 लिख लेते हैं ना। ये एक 25 और ये एक 25। 25 के बाद में सर 29 दिख रहा है, तो 29 लिख लेते हैं। और 29 के बाद में सर 30 और 30। 30 के बाद में 44 और ये फिर 50 हो जाएगा। बताइए कोई भी, ठीक है। ये हो जाएगा 30, 30 2 बार, उसके बाद 44, उसके बाद 50, और 29 मैंने एक बार 29 लिखा, ये पड़ा एक बार 29, ठीक है। 29 भी लिख दिया। ये सब हम लोगों ने लिख दिया है। अब आप लोग सबसे पहले तो इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका माध्यक ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले माध्यक बताओ, माध्यक क्या होगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अच्छा 17 है, तो इसका मतलब माध्यक का माध्यक ये होगा, माध्यक ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब माध्यक कितना हो जाएगा सर? 24 होएगा। उसके बाद में सर बहुलक, बहुलक में जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक है, भाई कौन सबसे ज़्यादा आया इसमें? देखो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा सर 25 25 25 3 बार है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा 25 है, इस वजह से बहुलक 25 हो जाएगा। उसके बाद में सर परिसर, परिसर यानी रेंज, रेंज क्या होता है? सबसे बड़ा सर 50, 50 में से 0 घटाओ, भाई 50 में से जब 0 घटाएंगे तो सर 50 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 50। अच्छा इनका सबका माध्य ज्ञात करना। माध्य मतलब योग बट्टा संख्या, भाई माध्य का मतलब क्या होता है? योग बट्टा संख्या। इन सब का योग करूंगा तो 24 प्लस 25 प्लस 50 और बट्टा में ये 3, बट्टा में ये 3। इन सबको आप जोड़िए तो सर 2 और 2 4, 4 और 5 कितने हो गए सर? 9, 9 और ये 9 बट्टा में 3। तो बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 99 बट्टा 3 मतलब कितना हो जाएगा सर? 33। आंसर 33 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा अपना? 33 आ जाएगा। इन सब का अपने को माध्यक ज्ञात करना था, तो माध्यक में हम लोग क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे, ठीक है। 24 25 और 50 जोड़ेंगे तो 24 25 और 50 99, और 99 में 3 का भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 33 आएगा।
कितना इजी प्रश्न आया था पेपर में, सही आंसर सही आ रहा था। 99/3 अपना आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये क्वेश्चंस भी एक आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में यहाँ पर एक जो रिलेशंस हैं वो भी याद रखना है। रिलेशन क्या है वो देखिए, माध्य जिसे हम x बार बोलेंगे, माध्यिका जिसे हम मीन बोलेंगे, तथा नहीं सॉरी मीडियन, तथा बहुलक जिसे मैं जेड बोलूँगा। इन सब में संबंध, इन सब में संबंध, ठीक है, इन सब में संबंध आपको कैलकुलेशंस करना है भाई। इन तीनों में जब संबंध की बात करें आप लोग, ठीक है, इन तीनों में अब जब संबंध की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या रिलेशंस होता है देखिएगा। याद रखना कि जो बहुलक होता है ना, जो बहुलक होता है वो बहुलक क्या होता है, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, जेड बराबर 3m - 2x बार, यानी 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, याद रखना इसको। जेड बराबर 3m - 2x बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है। सिंपल सा एक प्रश्न इस पर अपन लोग लिख लेते हैं, ये सभी आप लोग पहले इसको लिख दें। लिख दिया आप सबने, चलो एक प्रश्न लिखें आप लोग। किसी बारंबारता बंटन, प्रश्न लिखेंगे किसी बारंबारता बंटन, किसी बारंबारता बंटन के लिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका 4.3 तथा माध्य 2.7 है, तो बहुलक होगा, तो बहुलक होगा। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका 4.3 और माध्य 2.7 है तो बहुलक होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या है, बहुलक पूछा है तो सर लिख देते हैं बहुलक, बहुलक बराबर 3m, m कितना है 4.3, तो 4.3 -2x बार 2.7, ठीक है, और 43 × 3 करेंगे, 4 × 3 12, तो सर 12.9 माइनस ऑफ ये जाएगा 5.4। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 जाएंगे भाई, 12 में से 5 जाएगा तो सर 7, और 9 में से 4 जाएगा 5, तो 7.5 हो जाएगा। कितना, 7.5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वापस लिखा मैंने, देखो, किसी बारंबारता बंटन के लिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए, किसी बारंबारता बंटन के लिए बहुलक, किसी बारंबारता बंटन के लिए बहुलक
किसी बारंबारता बंटन के लिए बहुलक 8.4, किसी बारंबारता बंटन के लिए बहुलक 8.4 तथा तथा माध्य तथा माध्य तथा माध्य 1.7 है तो माध्यिका होगी। सभी ने कर लिया। चलो सबसे पहले तो सर फॉर्मूला वही, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर क्या लिख देंगे सर, बहुलक बराबर 3 माध्यिका अच्छा डायरेक्ट ही लिख दूँ क्या, बहुलक कितना है सर 8.4 माइनस 3 माध्यिका ज्ञात करनी है तो ये लिख दो 3 माध्यिका माइनस ऑफ 2 माध्य कितना है सर 1.7, ठीक है 1.7, तो ये इधर गुणा करके इधर जाएगा तो सर ये जुड़ जाएगा 8.4 प्लस ऑफ 17 इंटू 2 34 3.4 बराबर में 3 माध्यिका। तो ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा बताओ, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 11 बट्टा में 3, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11.83 लगभग आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा ना, तो ये जाएगा 3 9 हौसल पीछे बच गए आपके 2, 28 के अंदर देखेंगे तो 28 के अंदर भी 9 बार जाएगा, 27 पीछे 1 बचेगा तो 3 बार, लगभग ये आंसर आ जाएगा, लगभग, ठीक है, ये लगभग अपना आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देख लिया। तो सिंपल सा बेसिक से प्रश्न होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इस पे मान लो कभी थ्योरी का क्वेश्चंस बन जाए तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना के लिखेंगे माध्य एक अलग अलग लिख लेते हैं, चलो, माध्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, माध्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। मान लो कोई थ्योरी का क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है, माध्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ बातें हैं जो हमें, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, बट फिर भी एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर बच गए थे तो वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। माध्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो माध्य जो होता है वो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि एक गणितीय माध्य है, तो लिख दीजिए सबसे पहले माध्य गणितीय माध्य है। समांतर माध्य क्या है, गणितीय माध्य, एक गणितीय माध्य है। फटाफट साथ साथ में लिखेंगे आप लोग, माध्य गणितीय माध्य है, पहली बात तो। दूसरी बात, सबसे पहले लिखेंगे माध्य गणितीय माध्य है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग, माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग
शून्य होता है। माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है। नेक्स्ट लिखना, माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। कैसे होता है इधर देखेंगे आप लोग, इधर देखेंगे भाई ये चीज़ है क्या, वो आप लोग एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैंने कहा माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है। याद रखना, मध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय विचलन क्या होता है? जैसे जैसे एक एग्जाम्पल से, अभी आप लिखना मत एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, देखना इधर। जैसे मैंने कहा ये 5 हैं, इधर 7 हैं, इधर मैंने लिख दिया 3, ठीक है, ये 5 7 3, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये मैंने एक लिख दिया। अब यहाँ से मैं देखता हूँ तो यदि यहाँ पर आप लोग इसका विचलन निकालते, पहले इसका माध्य निकालते हैं। चलो का माध्य बताओ, इसका माध्य करूँगा तो बताओ कैसे करूँगा? सर सबको जोड़ूंगा तो 5 और 7 12, 5 और 7 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हो गए? 20। बट्टा में संख्या कितनी है? 5। तो बताओ कितना आया? 4। भाई टोटल कितना आ गया? 4 आ गया। यानी इन सब का माध्य देखें तो 4 आ गया। अब मैंने कहा माध्य से लिए गया विचलन, अच्छा इन सब विचलन लेते हैं। माध्य मतलब कितना है? 4 से विचलन, 4 से, ठीक है, 4 से सभी प्रेक्षणों का विचलन, 4 से सभी प्रेक्षणों का विचलन लेते हैं, ठीक है, 4 से सभी प्रेक्षणों का विचलन लेते हैं। तो विचलन का मतलब क्या होता है? डेविएशन। विचलन का मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब इनका अंतर देखना है, ठीक है, अंतर देखना है। तो 4 से लिए गए सभी, 4 में से 5 घटाओ भाई, 4 में से 5 घटाइए, क्या आएगा? माइनस का 1। 4 में से 7 घटाइए, क्या आएगा सर? माइनस का 3। 4 में से 3 घटाओ सर, कितना आएगा? 1, ठीक है। 4 में से 2 घटाओ सर, 2, और 4 में से फिर से 3 घटाओ, क्या आएगा? 1। अब ये इन सबको मैं जोड़ता हूँ, इन सबको मैं योग करता हूँ, इन सब का मैं योग करता हूँ, तो बताओ योग कितना आएगा? -1 + 1 कट गया, माइनस, देखो -1 माइनस का 3 माइनस के 4, 1 2 और 3, 1 2 और 1 4, तो बताओ कितना आया? 0। तो मैंने यही तो कह रहा हूँ, माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा क्या होता है? शून्य। मतलब आप कितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं उन सब का माध्य निकाल दो और उस माध्य में से वापस उस प्रेक्षणों को घटाओ और जो रिजल्ट आता है उन सब का जोड़ करो, 0 आएगा। या फिर जरूरी नहीं है आप 5 में से 4 घटा दो, ऐसे घटा दो, ठीक है, फिर टोटल कर लो तो भी योग 0 ही आएगा। लिख दीजिए इस बात को। लिखा आप सबने? तीन नंबर लिखना, 3 नंबर लिखना, माध्य से लिए गए विचलनों, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग सबसे न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है। ये प्रश्न है ना, किसी पेपर में आए हुए प्रश्न है। सबसे न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? माध्यिका तथा बहुलक की तुलना में, माध्यिका तथा बहुलक की तुलना में। माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग सबसे न्यूनतम होता है माध्यिका और बहुलक की तुलना में। ये बात भी ध्यान रखना है। मतलब मैं कहने का मतलब ये है, ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप माध्य से लिए गए विचलन निकालो, फिर माध्यिका से भी निकालो और बहुलक से भी निकालो। उसके बाद में उन सभी विचलनों का योग करिए। योग करने के बाद वर्गों का योग करना, सबका वर्ग करके टोटल करना, वो सबसे न्यूनतम किस में आएगा? माध्य में आएगा। प्रश्न पूछा है कि बताओ निम्न में से किस में विचलनों के वर्गों का योग सबसे न्यूनतम होता है? ऑप्शंस में माध्य, माध्यिका, बहुलक ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो उस स्थिति में आप लोगों को ध्यान में रखना है किसका? माध्य का। उस स्थिति में किसका ध्यान रखना है? माध्य का होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट में ये कह रहा हूं कि माध्य सर्वाधिक विश्वसनीय माप है। सर्वाधिक विश्वसनीय माप है। सर्वाधिक विश्वसनीय माप यानी आदर्श माप कह सकते हैं आप लोग। माध्य सर्वाधिक विश्वसनीय माप है। ठीक है, माध्य सर्वाधिक विश्वसनीय माप है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय माप है। एक अगला पॉइंट देखना ध्यान, 5 नंबर, माध्य का बीजीय विवेचन। माध्य का बीजीय विवेचन, माध्य का बीजीय विवेचन, माध्य का बीजीय विवेचन, माध्य का बीजीय विवेचन, विवेचन का मतलब योग। माध्य का बीजीय विवेचन संभव है। माध्य का बीजीय विवेचन क्या होता है? संभव होता है, जबकि बहुलक और माध्यिका में नहीं होता है। वो अपन लिख देंगे उधर। कैसे इधर देखना बीजीय विवेचन मतलब कैसे? जैसे मैं एग्जांपल्स कहता हूं, मैं आपसे कहूं कि 10 प्रेक्षणों का माध्य, 10 प्रेक्षणों का माध्य, 10 प्रेक्षणों का माध्य 17 है। तो उनका योग होगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ भाई, सिंपल सी बात है। सर आपके पास माध्य पड़ा है, एवरेज 17 है, तो योग कितना होगा? 10 × 17, 10 × 17 170 पॉसिबल है। मैं आपको कहूं कि बताओ 10 प्रेक्षणों का जो माध्यिका है वो 17 है, तो बताओ उन 10 प्रेक्षणों का टोटल क्या होगा? वो हम लोग कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब माध्य होता ना, उसका बीजीय विवेचन, उसका योग संभव है। माध्य का बीजीय विवेचन संभव है, माध्यिका से उसका पॉसिबल नहीं है, बहुलक से पॉसिबल नहीं है। तो ये बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, देखो और बताओ, लिख दिया आप सबने? एक प्रश्न, एक बात और लिखवा देता हूं, 6 नंबर, किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों, किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों, किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों में किसी संख्या को, किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों में किसी संख्या को जोड़ने, कॉमा घटाने, कॉमा गुणा करने अथवा भाग देने पर माध्य उसी अनुरूप बदल जाता है।
किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों में किसी संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर अथवा भाग देने पर माध्य उसी अनुरूप बदल जाता है। कैसे? देखो ना इधर, मैं आपसे कहूं कि जैसे एग्जाम्पल समझना आप लोग, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे कहूं जैसे एग्जाम्पल में जैसे कोई प्रेक्षण लिख लेते हैं, प्रेक्षणों अपन डायरेक्ट या तो माध्य लिख ही लेते ना, ऐसे लिखता, यदि किन्हीं प्रेक्षणों का माध्य, मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल, यदि किन्हीं प्रेक्षणों का माध्य, यदि किन्हीं प्रेक्षणों का माध्य 12 है, यदि किन्हीं प्रेक्षणों का माध्य 12 है तथा प्रत्येक प्रेक्षण में दो जोड़ने पर नया माध्य बताओ। दूसरा क्वेश्चन, 2 घटाने पर नया माध्य बताओ। तीसरा प्रश्न बना दिया, 2 से गुणा करने पर नया माध्य बताओ। और तीसरा प्रश्न, 2 से भाग देने पर नया माध्य। यदि किन्हीं प्रेक्षणों का माध्य 12 है और तथा प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ने पर, मान लो प्रत्येक प्रेक्षण में आपने 2 जोड़ा तो माध्य भी उसी अनुरूप बदल जाएगा। तो मतलब 12 में 2 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा सर? 14। ठीक है, पहला प्रेक्ष 12 था और प्रत्येक में 2 घटाया तो इसमें से भी घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा? 10। ये 12 था और 2 से गुणा करेंगे तो सर 12 × 2 24 हो जाएगा। 12 था, इसमें 2 से भाग देंगे तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लिख दीजिए इसे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है तो माध्य उसी अनुरूप बदल जाता है। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग 7 नंबर। नेक्स्ट लिखना ऐसे लिखना, आरेख चित्रण हम पढ़ेंगे इसको भी, आरेख चित्रण को। अभी आप लिख दो कैसे हैं, एक बार बाद में बात करूंगा, अभी आप लोग सिर्फ लिख दो। आरेख चित्रण द्वारा माध्य की गणना नहीं की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्य की गणना नहीं की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्य की गणना नहीं की जाती है। अभी एक बार इसको लिख दीजिए। हम लोग जब आरेख चित्रण पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आरेख चित्रण मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। आरेख चित्रण द्वारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आरेख चित्रण द्वारा माध्य की गणना नहीं की जाती है। नेक्स्ट लिखना, खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से, खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से
माध्य की गणना नहीं की जा सकती, माध्य की गणना नहीं की जा सकती। खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से माध्य की गणना नहीं की जा सकती। कैसे? जैसे मैं मान लो यहां पर लिखता हूं, देखो, ठीक है, जैसे आप लोग देखना इधर, जैसे ये मैंने लिखा प्राप्तांक और इधर लिख दिया मैंने छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में देखें आप लोग, तो जैसे मान लो मैं कहूं कि ये जैसे 0 से 10 वाले हैं, ठीक है, 10 से 20 वाले हैं, ठीक है, 20 से 30 वाले हैं, ठीक है, 30 से 40 वाले हैं, और 40 और अधिक, 40 और अधिक, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर छात्रों की संख्या है 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं, ठीक है, 5 और 7 और 3 15 और 30 और ये 5। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसकी माध्यिका ज्ञात करो, कर लोगे? नहीं सॉरी, माध्य ज्ञात करना है, कर सकते हैं क्या? कैसे ज्ञात करेंगे सर? हमें मिडिल वैल्यू यहाँ तो निकाल दूंगा, लेकिन 40 और अधिक कितना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है सर सब में 10 कस का गैप चले 5, नहीं, ये खुले सिरों वाली है, इससे हम माध्य का गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं अंतिम, माध्य चरम मानों से, माध्य चरम मानों से प्रभावित रहता है, माध्य चरम मानों से प्रभावित रहता है, माध्य चरम मानों से प्रभावित रहता है। चरम मानों से प्रभावित मतलब क्या होता है? इधर देखो, चरम मानों से प्रभावित का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं चरम मानों से प्रभावित रहता है, कैसे? जैसे सपोज ये हैं 3, इधर 5, इधर 7, ठीक है, और मैंने कोई संख्या लिख दी 10 और इधर लिख दिया मान लो 15। अब इसका माध्य निकालूं मैं, और इधर मैं चरम मान प्रभावित कर दूं 3, ये 5, ये 7, ये 10, और इस 15 की जगह मैंने लिख दिया सपोज 30। तो मुझे बताओ इसका माध्य अलग आएगा, इसका माध्य अलग आएगा। लेकिन यही प्रश्न में देखो, इसकी माध्यिका निकालोगे तो 7 आएगा, इसकी माध्यिका निकालोगे तो भी 7 आएगा। बहुलक पे भी हो सकता है जिसकी बारंबारता, मतलब इसको मैं प्रभावित मान लो ये 10 है, इधर भी 10 होता तो भी 10 आएगा। इसका मतलब माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है। यदि मैं लास्ट वाला टर्म चेंज कर देता हूं तो माध्य परिवर्तन हो जाएगा, प्रभावित होगा, चेंजेज हो जाएगा, जबकि बहुलक में ऐसा नहीं होगा, माध्यिका में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख दीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? तो देखो मैंने ये जो अभी आप लोगों को पॉइंट लिखवाए हैं, ठीक है, अभी मैंने जो पॉइंट लिखवाए हैं तो टोटल 9 पॉइंट लिखा है। पहला, माध्य एक गणितीय माध्य है, माध्य से लिए गए विचलनों का बीजीय योग 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में माध्य से लिए गए विचलनों का वर्गों का योग सबसे न्यूनतम होता है, माध्य सर्वाधिक विश्वसनीय माप होता है, माध्य का बीजीय विवेचन संभव होता है, किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों से किस संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर माध्य उसी अनुरूप बदल जाता है। उसके बाद में आपने लिखा आरेख चित्रण द्वारा माध्य की गणना नहीं की जा सकती है, जबकि माध्यिका की करते हैं। खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से माध्य की गणना नहीं की जा सकती है, और माध्य चरम मानों से क्या होता है? प्रभावित होता है। अब ये तीनों के तीनों पॉइंट वापस में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग लिखो माध्यिका। नेक्स्ट लिखना माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। माध्यिका से, देखो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन से सिंपल से 2-4 बातें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, माध्यिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे?
पहला पॉइंट तो वही सर, वो एक स्थिति माध्य गणितीय माध्य था, ये लिख दो। माध्यिका एक माध्यिका स्थिति माध्य है। माध्यिका क्या है? स्थिति माध्य है। माध्यिका स्थिति माध्य। दूसरा, उसका जो सबसे अंतिम पॉइंट था वो लिख रहा हूं मैं। उसका जो सबसे अंतिम पॉइंट था वो लिख रहा हूं। क्या था उसका अंतिम पॉइंट? उसका अंतिम पॉइंट था कि चरम मानव से प्रभावित रहता है जबकि यह अप्रभावित। लिख दो, माध्यिका चरम मानव से अप्रभावित रहता है। चरम मानव से अप्रभावित रहता है। माध्यिका चरम मानव से अप्रभावित रहता है। माध्यिका चरम मानव से अप्रभावित रहती है। तो उसका सेकेंड लास्ट जो पॉइंट था, खुले सिरों वाली जो बारंबारता बंटन, यही था। क्या था? खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से माध्यिका गणना नहीं किया जा सकती है जबकि इसमें की जा सकती है। लिख दो, खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन, खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना की जा सकती है। माध्यिका की गणना की जा सकती है। उसमें हमें CF से मतलब है, CF तो मिल जाएगा ना, CF मिलेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना की जा सकती है। उसके बाद आरेख चित्रण है, तो इसमें भी लिख दो, आरेख चित्रण कौन सा? संचयी बारंबारता बंटन से, संचयी बारंबारता वक्र से। संचयी बारंबारता वक्र, आरेख चित्रण द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। आरेख चित्रण द्वारा माध्यिका की गणना की जाती है। एक पॉइंट है, खुले सिरों वाली हो गई। अच्छा, इसके बीजीय विवेचन संभव नहीं है, ठीक है। इसमें लिख दो, माध्यिका से बीजीय विवेचन माध्यिका से बीजीय विवेचन संभव नहीं है। माध्यिका से बीजीय विवेचन संभव नहीं है। मैं आपसे कहूं कि बताओ, माध्यिका आपको कहे किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों का माध्यिका इतनी है, तो बताओ उसका योग कितना है, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं उससे। अच्छा, दूसरा जो इसमें है, एक पॉइंट और याद रखना, इसमें जो जैसे गुणात्मक एबिलिटी होती है ना, जैसे किसी व्यक्ति की IQ चेक करना है तो हम लोग माध्यिका से कैलकुलेट करते हैं। तो लिख दीजिए, किसी के सौंदर्य वगैरह, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन? गुणात्मक, क्या बोलते हैं? गुणात्मक विश्लेषणों के लिए, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, गुणात्मक विश्लेषणों के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषणों के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। खुले सिरों वाले बारंबारता बंटन से कर सकते हैं। बाकी इसमें ये बस ये 6 ही पॉइंट है। 6 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। स्थिति माध्य होता है, गुणात्मक विश्लेषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कि ये पॉइंट सब के सब अभी वापस लिखेंगे अपन।
ये सब के सब पॉइंट सेम वापस लिखेंगे बहुलक में। यहाँ से बहुलक स्थिति माध्य है, बहुलक चरम मानों से प्रभावित रहता है, खुले सिरों वाली बारंबारता से बहुलक की गणना की जा सकती है। आरेख चित्रण इसकी जगह यहाँ चेंज कर दूंगा नंबर, ठीक है, नाम चेंज, बाधिका से विचय संभव नहीं है, बहुलक से भी गुणात्मक की जगह लिख देंगे मात्रात्मक। लिखेंगे वापस, लिखो, ये लिख दिया आप सब ने। लिखेंगे आप सभी बहुलक, हेडिंग लिखें सबसे पहले, बहुलक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, बहुलक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, बहुलक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। सेम के सेम पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट उसमें क्या था, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, बहुलक स्थिति माध्य है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, बहुलक स्थिति माध्य है, बहुलक स्थिति माध्य है। दूसरा बहुलक चरम मानों से प्रभावित, बहुलक चरम मानों से अप्रभावित रहता है, अप्रभावित बहुलक चरम मानों से अप्रभावित रहता है। तीसरा लिखो, खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन, खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन, खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से बहुलक की गणना की जा सकती है, बहुलक की गणना की जा सकती है, क्योंकि हमें तो मतलब वहाँ से जिसकी प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक है ना। खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से बहुलक की गणना की जा सकती है। उसके बाद में आरेख चित्रण, आरेख चित्र में भी कौन सा आयत चित्र हम पढ़ेंगे, अथवा दंड आरेख, इनसे करेंगे हम लोग। आरेख चित्रण द्वारा बहुलक की गणना की जा सकती है, बहुलक की गणना की जा सकती है। आरेख चित्रण द्वारा बहुलक की गणना की जा सकती है। पांचवा पॉइंट लिखना, बहुलक स्थिति माध्य है, अच्छा बीजीय विवेचन ना, बहुलक से बीजीय विवेचन, बहुलक से बीजीय विवेचन, बहुलक से बीजीय विवेचन संभव नहीं है, बहुलक से बीजीय विवेचन संभव नहीं है। एक बार लिखिए, मैं बता दूंगा और भी, ठीक है, और लिखेंगे आप लोग। एक पॉइंट और लिख देते हैं, कौन सा, अच्छा गुणात्मक विश्लेषण, और इसमें होता था मात्रात्मक विश्लेषण। मात्रात्मक विश्लेषणों के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है, बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बहुलक का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट और लिख दो, मौसम संबंधी भविष्यवाणी, मौसम संबंधी भविष्यवाणी
मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इधर, अब अच्छे से देखना इधर, अभी मैंने पॉइंट लिखवाए, समझा भी दूंगा अभी। सबसे पहले तो देखो, मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, इसमें क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो, हालांकि हम लोगों ने अब देखो माध्य मादिका बहुलक से लगभग अपना ये 8वां पाठ चल रहा है। हम इतने सारे लेक्चर्स देखे हैं, लगभग 7-8-9 घंटे के अंदर जो चैप्टर हम पूरा कर रहे हैं, उसमें लास्ट में ये जो कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर में आए ना, उन्हीं पॉइंट को बना के मैंने आप सबके लिखा है। जैसे सबसे पहले माध्य गणितीय माध्य है, क्या है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है इस लाइन से, आपसे पूछेगा बताओ निम्न में से कौन सा गणितीय माध्य। ऑप्शंस में दे देगा माध्य, ऑप्शंस में दे देगा बहुलक, ऑप्शन में दे देगा मादिका, ऑप्शन में दे देगा परिसर। तो ध्यान रखना माध्य गणितीय माध्य होता है। माध्य से लेकर विचलनों का बीजीय योग 0 होता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे इस तरह से आपको ये बीजीय योग होता है वो 0 होता है। ये मैंने एग्जाम्पल से करके बताया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये पॉइंट याद रखना है, आप लोगों ने लिखे हैं, जहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ वो ध्यान रखना है, बाकी नहीं पूछे जाते हैं। माध्य और ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद में माध्य से लिए गए विचलनों का योग सबसे न्यूनतम होता है। प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न आता है कि माध्य से लिए गए, आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि बताओ निम्न में से किसके विचलनों का वर्गों का योग सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन दे देगा माध्य, मादिका, बहुलक वगैरह। तो सबसे कम किसमें होता है, माध्य में होता है। माध्य सर्वाधिक विश्वसनीय माप है। किसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप चाहे मादिका, बहुलक और माध्य से निकालते ना, तो सबसे ज्यादा अच्छा मान देने वाला, सबसे मतलब निकटतम आंसर देने वाला ये है। क्योंकि बहुलक में भी क्या होता है, एक तरह से लक है, ठीक है। मादिका और बहुलक एग्जैक्ट आंसर नहीं आते हैं, हम ये निकालते हैं। आपने जब देखा तो भाई 30 और 40 के बीच में मादिका होगी, तो वहां पर भी अपन एग्जैक्ट थोड़ी अब निकाल पाते हैं, ठीक है, लगभग मान होता है, लेकिन ये अच्छा मान देता है, ठीक है। माध्य का बीजीय विवेचन संभव है। बीजीय विवेचन का मतलब क्या होता है, टोटल, मतलब आपके पास 10 प्रेक्षणों का माध्य दे रखा है, तो आपसे पूछे बताओ 10 प्रेक्षणों का योग क्या है, तो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं आपको कहूं 10 प्रेक्षणों की मादिका 17 है, तो बताओ उन सबका योग क्या है, नहीं निकाल पाऊंगा। बहुलक दे रखा है तो भी नहीं निकाल पाऊंगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों में किसी संख्या को जोड़ने घटाने अनुरूप उसी स्वरूप बदल जाता है। मतलब आपको प्रेक्षणों का माध्य दे दिया, पूछा कि प्रत्येक प्रेक्षण में आपको कई 50 संख्याओं का माध्य इतना है और प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया, तो बताओ क्या होगा। तो माध्य में भी 3 का भाग दे देना, ठीक है, माध्य में भी 3 का भाग दे देना। आरेख चित्रण द्वारा माध्य की गणना नहीं की जा सकती, ध्यान रखना है। आरेख चित्रण द्वारा, आरेख चित्रण क्या होता है वो अभी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। भाई आयत चित्र होता है, दंड आरेख होता है, संचयी बारंबारता वक्र होता है, हिस्टोग्राम्स होता है जिसे आयत चित्र बोलते हैं, वो सबसे उससे हम माध्य की गणना नहीं की जा सकती है। खुले सिरों वाली बारंबारता से मंत्रण से माध्य क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर 50 इसका मिडल वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसलिए नहीं कर सकते हैं। और माध्य चरम मानों से क्या रहता है, प्रभावित रहता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये 9 पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं, तो 9 पॉइंट आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स। आगे देखो, मादिका से संबंधित 6 पॉइंट लिखे हैं और बहुलक से संबंधित 7 पॉइंट। इसमें 6 पॉइंट में मादिका वाले याद रखेंगे तो बहुलक वाले। पहला माध्य का स्थिति माध्य है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, हम पहले बता चुके हैं कि मादिका क्या है, स्थिति माध्य। दूसरा, मादिका चरम मानों से अप्रभावित रहती है। कैसे, चरम मानों में मादिका कहां से निकलती है सर, मादिका होती है मिडिल वैल्यू। जैसे मैं बताऊं, मैं कहूं ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है और ये कोई लिख दिया 20, ठीक है। अभी इसकी मादिका 7 है, अब मैंने इसको हटा दिया, इसकी जगह लिख दिया 50, तो भी मादिका यही रहेगी। तो बताओ इसके मतलब अप्रभावित रही नहीं रही, ठीक है। तो मादिका चरम मानों से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। खुले सिरों वाली बारंबारता बंटन से मादिका गणना की जा सकती है। भाई की जा सकती है, कैसे भाई, लास्ट में होगा मादिका, कहाँ होगी, मादिका होगी जब हम CF आ जाएगा, CF/2 करूंगा, मादिका कहीं बीच होगी, लास्ट वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब ही नहीं। आरेख चित्रण, संचयी बारंबारता वक्र, ये कैसे करेंगे हम, जब आरेख चित्रण पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आरेख चित्रण में संचयी बारंबारता, आपसे प्रश्न इसमें क्या पूछा जाता है, देखो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करना, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ निम्न में से मादिका आरेख चित्रण में मादिका का कैलकुलेशन किससे होगा, कौन से आरेख चित्रण से होगा, संचयी बारंबारता वक्र, दंड आरेख वगैरह ऐसा देंगे, तो उसमें ये संचयी बारंबारता वक्र वाला ध्यान में रखना है।
उसके बाद मादिका से बीजीय विवेचन संभव नहीं है, अभी बताया था मैंने, ठीक है, अभी बताया था 10 प्रेक्षणों का मादिका दे रखी है तो वापस उसका योग हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। गुणात्मक विश्लेषणों के मादिका प्रयोग किया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। प्रश्न कैसे आता है, पूछा जाता है गुणात्मक विश्लेषणों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मादिका, बहुलक वगैरह। तो ध्यान रखना मादिका, गुणात्मक में मादिका और मात्रात्मक में बहुलक। गुणात्मक मतलब किसी की क्या कहते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करना है, किसी का आईक्यू कितना है तो वो हम मादिका से कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं ये अपने को ध्यान में नहीं रखना है, नहीं पूछा जाता है कैसे करते हैं, ठीक है, उसका कोई मेजरमेंट होगा, उस विधि से करते होंगे। तो वहां पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गुणात्मक विश्लेषणों के लिए ये प्रश्न पूछे हुए हैं, एलडीसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है कि निम्न में से गुणात्मक विश्लेषणों के लिए किसका किया जाता है, तो मादिका का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये बहुलक से संबंधित सेम वही, बहुलक एक स्थिति माध्य है, बहुलक चरम मानव से अप्रभावी रहता है। क्यूलेस आरेख चित्र वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, आरेख चित्र में आयत चित्र और दंड आरेख। बहुलक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आयत चित्र और दंड आरेख। अगली क्लास में हम लिखेंगे आयत चित्र क्या होता है, दंड आरेख क्या होता है। उसके बाद बहुलक से बीजीय विवेचन संभव नहीं है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस दोनों को भी ध्यान में रखना है भाई। ये दोनों मात्रात्मक विश्लेषणों के लिए नहीं, इसमें हम बात कर रहे हैं गुणात्मक विश्लेषणों के लिए, ठीक है, गुणात्मक विश्लेषणों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आप लोगों का मेरी तरफ से अब माध्य, मादिका और बहुलक कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग इस पे अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, और जितना भी पढ़ाया है थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चंस ये भी ध्यान रखना है, और इसको बार बार अभ्यास कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना भी पढ़ा हमने डिटेल से ही पढ़ा है, ठीक है, इससे रिलेटेड जैसा भी आएगा क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर लोगे। थैंक यू सो मच।